हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की पूरक पुस्तक भारत की खोज, जिसे लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। पार्ट 6, जिसका पार्ट है 5, अंतिम दौर 1। इसमें ऑलमोस्ट हम सभी समाज सुधारकों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारा ये अंतिम भाग है इसका। वर्ष 1912 भारत में मुस्लिम दिमाग के विकास की दृष्टि से उल्लेखनीय है। उस साल 2 नए साप्ताहिक निकलने शुरू हुए। साप्ताहिक मतलब न्यूज़पेपर, जैसे मैगजीन आप देखते हो ना, सब एक दैनिक आता है जो डेली छपता है, फिर एक साप्ताहिक हो गया, फिर एक आपका पखवाड़ा पाक्षिक 15 दिन का समय हो गया, फिर एक मासिक हो गया, एक महीने की जो मैगजीन। तो 2 साप्ताहिक निकलना शुरू हुए। उर्दू में कौन सा निकला? अल हिलाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको अपनी बुक में ही नोट कर लीजिए कि अल हिलाल किस भाषा में निकला था? उर्दू भाषा में। ठीक है, ये कैसा पत्र था? साप्ताहिक पत्र था। दूसरा निकला था द कामरेड। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द कामरेड ये है, अंग्रेजी में निकला था, और ये कैसा है? साप्ताहिक। तो हमारे 2 क्वेश्चन निकले, 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। और तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन जाएगा कि ये 1912 में निकाले गए थे। ठीक है, दोनों ही पेपर कब निकले थे? 1912 में। अल हिलाल का आरंभ अबू कलाम आजाद, कांग्रेस के वर्तमान सभापति। जब ये जो अल हिलाल है, इसके आरंभ में अबू कलाम आजाद ने इसका मतलब एक तरीके से कह रहे उन्होंने निकाला था, और उस समय ये कांग्रेस के सभापति थे। ये 24 वर्ष के प्रतिभाशाली नवयुवक थे, जो 15 वर्ष से 20 वर्ष की आयु में ही अपने अरबी और फारसी के ज्ञान और गहन अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हो चुके थे। इसके साथ उन्होंने बाहर की इस्लामी दुनिया के बारे में जानकारी हासिल की थी, और उन सुधारवादी आंदोलनों के बारे में भी जो वहां चल रहे थे। उन्होंने धर्म ग्रंथों की व्याख्या बुद्धिजीवी दृष्टिकोण से की थी। वे इस्लामी देशों में किसी भी अन्य भारतीय मुसलमान की अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध हुए थे। ये आप देखेंगे, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद थे, वैसे ही आप देखेंगे मुस्लिम्स में अबू कलाम आजाद। ठीक है, ये बहुत ही प्रतिभाशाली थे। इन्होंने बहुत ही जल्दी ही 15 से 20 वर्ष की आयु में ही अरबी, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान अध्ययन कर लिया था, जिसके अपने ज्ञान की ही वजह से बुद्धिजीवियों में इनका नाम शामिल था। उनका दृष्टिकोण अधिक उदार था, तर्क संगत था। तर्क संगत का मतलब क्या है? यहाँ पर तर्क कौन दे सकता है? जिसको नॉलेज होगी। ठीक है, जिसको नॉलेज ही नहीं है वो क्या तर्क देगा? उदार मतलब लीनियंट थे एक तरीके से। इस कारण वे पुराने नेताओं की सामंती, संकीर्ण धार्मिकता और अलगाववादी दृष्टिकोण से दूर रहते थे, क्योंकि पुराने जो लोग थे, ठीक है, संकीर्ण सोच के थे। नए, जैसे अभी हमने पढ़ लिया था रविन्द्रनाथ टैगोर को, राजा राममोहन राय को, विवेकानंद को, ये सभी बाहरी जगत के साथ रूबरू हो रहे थे। तो इनका जो मानसिक सोच थी वो संकीर्ण नहीं थी, वो सार्वभौमिक थी। उसी में नाम आता है अबू कलाम आजाद का। ये पुराने लोगों की तरह संकीर्ण सोच के नहीं थे। इस कारण वे पुराने लोगों से क्या करते थे? अलगाववादी रहते, दूर रहते। अलगाववादी मतलब क्या? यहाँ पर उनसे दूरियां बनाकर रहते थे। ठीक है, उनके विचारों से मेल ना खाने की वजह से। और कई बार ऐसा समाज में हमारे साथ भी होता है कि हम लोग भी, हमारे विचार दूसरे से भिन्न होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम उनसे क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। और हमारे जैसे सोच के होते हैं तो हमारी उनके साथ क्या हो जाती है? बॉन्डिंग हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, हम उस समाज के एक हिस्सा बन जाते हैं। अपने ऐसी दृष्टिकोण के कारण वे अनिवार्य रूप से भारतीय राष्ट्रवादी थे। मतलब एक तरीके से भारतीय राष्ट्रवादी जो नेता थे, उन्हीं के जैसे वो भी थे। आजाद की शैली में उत्तेजना, तेजस्विता, ठीक है, जिस प्रकार से एक देश को लेकर होनी चाहिए, तेजस्विता, ठीक है, ओज। गो की कभी कभी वह फारसी पृष्ठभूमि के कारण कुछ कठिन प्रतीत होते थे। गो की मतलब हालांकि, कभी कभी फारसी पृष्ठभूमि, फारसी भाषा की वजह से, क्योंकि उनको अरबी फारसी पर कमांड ज्यादा थी। ठीक है, अरबी फारसी पर ज्ञान होने की वजह से उनका जो एक तरीके से समझने में थोड़ी सी कठिन लगते थे। नए विचारों के लिए उन्हें नई शब्दावली का प्रयोग किया। उर्दू भाषा जैसी आज है, उसे यह रूप देने में उनका निश्चित योगदान था। उर्दू, अरबी, फारसी, ये सब भाषाओं में उनका बहुत अच्छा ज्ञान था। नए नए शब्दों का प्रयोग करना, उनमें मध्य युगीन पंडिताऊपन, 18वीं शताब्दी की तार्किकता और आधुनिक दृष्टिकोण का विचित्र मेल मिलता है। मतलब एक तरीके से 18वीं और 19वीं सदी का तालमेल मिलता है। ठीक है, अलीगढ़ कॉलेज में सर सैयद अहमद खां, ठीक है, सर सैयद खां ने उनसे उनका संबंध रहा है, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, पार्ट 4 में पढ़ा था उनके बारे में।
तो आप अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप बाकी पार्ट भी पढ़ लेंगे तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं। अगर आप अपना एक नोट्स भी बनाते चलेंगे और साथ साथ में अगर आपको इसके एक शॉर्ट नोट चाहिए क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में एमसीक्यू के रूप में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दें कि मैम एमसीक्यू इसका चाहिए, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगी। लेकिन अलीगढ़ कॉलेज की परंपरा रही थी कि राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों में रूढ़िवादी थे, क्योंकि सर सैयद अहमद खान क्या कर रहे थे, उच्च वर्ग की अंग्रेजी शिक्षा पर ध्यान दे रहे थे, जबकि अबू कलाम आजाद ऐसे नहीं थे। राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से वो अलग रूढ़िवादी थे। कौन? सर सैयद अहमद खान। अपने विद्यार्थियों के सामने जब वे मुख्य लक्ष्य रखते थे तो तब वह निचले दर्जे की सरकारी नौकरियां में प्रवेश करना, इसके लिए सरकार समर्थन रवैया अनिवार्य था। मतलब इनका क्या मतलब था, हमने जो पार्ट 4 था उसमें अच्छे से पढ़ा था कि अब जो सर सैयद अहमद खान थे, जब उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना की, उसमें समर्थन किया, तो इनका उद्देश्य अंग्रेजी का क्या था कि अंग्रेजी दिलाकर हमें सरकार का समर्थन करना। और सरकार कौन सी? अंग्रेजी सरकार। और अंग्रेज इनको भी समर्थन कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। कुछ लोगों को उन्होंने अपने एक तरीके से अपने पक्ष में करके बाकी लोगों को, और ये क्या कर रहे थे कि हमें अंग्रेजों के समर्थन में रहना, उनके विरोध में नहीं जाना, क्योंकि विरोध में जाएंगे तो वो हमें नौकरियां नहीं देंगे। और अंग्रेज क्या कर रहे थे कि हमें कुछ लोगों को नौकरियां देकर अपने ही काम के लिए क्लर्क बनाकर निचले हिस्से की नौकरी देना, ना कि कोई अच्छी नौकरियां देना। वह राष्ट्रवाद विरोध के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। अलीगढ़ कॉलेज के समुदाय अब नए मुसलमान बुद्धिजीवियों का नेतृत्व कर रहे थे, और कभी कभी प्रकट रूप से वह अब अधिकतर पर्दे के पीछे लगभग हर मुस्लिम आंदोलन को प्रभावित करता था। मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, जैसे आप देखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, सर अहमद खां के बारे में, तो ये आपको 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1906 में किसकी स्थापना हुई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। 1906 में आपके हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, अबू कलाम आजाद इस पुरातन पंथी और राष्ट्रवादी विरोधी भावना के गढ़ पर लगभग हमला किया। यह काम उन्होंने ऐसे विचारों के प्रयास से किया था जिन्होंने अलीगढ़ परंपरा की जड़ें ही खोद दी थी। इस युवा लेखक और पत्रकार ने मुस्लिम बुद्धिजीवी समुदाय में सनसनी पैदा कर दी थी। यद्यपि बुजुर्गा ने उन पर भौएं चढ़ाई और युवा पीढ़ी ने के दिमाग पर उनके शब्द कोष में उत्तेजना पैदा की। अर्थात जैसे सर सैयद अहमद खान एक तरीके से अब पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो नए पीढ़ी के थे, नए तरीके की उत्तेजना और उनका तेजस्विता थी, इसलिए उनसे उनका मेल नहीं खाता था। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे तिलक और गोखले। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना सन 1885 में हुई थी, ये भी बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रख लेना है कि नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो आपको याद होना चाहिए 1885 में हुई थी। जब फ्रॉड हुई तो एक नए ढंग का नेतृत्व सामने आया। ये लोग अधिक आक्रामक और अवज्ञाकारी, सबने अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, मतलब एक तरीके से थोड़े से जो एक नरम दल और गरम दल, उस तरीके से ये बड़ी संख्या में निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, विद्यार्थी और युवा लोग, अर्थात युवा पीढ़ी के लोग थे ये। बंगाल विभाजन, ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था, ये भी आपको डेट ध्यान रखनी है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि विरोध में जो शक्तिशाली आंदोलन हुआ था उनमें इस प्रकार के कई योग्य और तेजस्वी नेता उभर कर सामने आए, लेकिन इसके सच्चे प्रतीक महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बाल, पाल और लाल। ठीक है, आपने ये कोटेशन पढ़े, मतलब ये नाम पढ़े होंगे, बाल गंगाधर तिलक, है ना, और आपके बाल, पाल, लाल, लाला लजपत राय, इनके बारे में, ये गरम दल के नेता थे। ठीक है, उसी में बाल गंगाधर तिलक का भी नाम है। पुराने नेतृत्व के प्रतिनिधित्व भी कम उम्र के मराठा जिन गोपाल कृष्ण गोखले भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले का भी नाम आता है। ठीक है, ये भी एक इसी तरीके के नेता थे। क्रांतिकारी नारे हवा में गूंज रहे थे, संघर्ष अनिवार्य था। मतलब इन्होंने क्या बोला कि अंग्रेजी में अंग्रेजों से आजादी जो है भीख में मांगने से नहीं मिलेगी, कि अंग्रेज हमारा उद्धार कर देंगे और हम इस तरीके, क्योंकि हमने अभी पढ़ा हमारे जो समाज सुधारक थे इसमें कुछ बहुत ही शांत रहने वाले थे, अंग्रेजों का भी समर्थन कर रहे, शांति से रह रहे, ऐसे नहीं थे। इन्होंने कहा अंग्रेज सरकार से हमें जो आजादी चाहिए वो भीख में नहीं, अंग्रेजी मतलब अंग्रेजों से हमें अपनी आजादी छीननी पड़ेगी। थोड़े गर्म दल के थे,
तो इन्होंने एक आक्रामक रवैया जो था वो अपनाया था और ये कहा था संघर्ष अनिवार्य है, बिना संघर्ष की हमें आजादी नहीं मिलेगी। इस संघर्ष को बचाने के लिए कांग्रेस के बुजुर्ग नेता दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी से भी एक क्वेश्चन आता है कि ओल्ड मैन, ठीक है, जैसे सबसे जो ओल्ड मैन मतलब किस में आ जाता, दादा भाई नौरोजी में, और लौह पुरुष में आ जाता सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम। राष्ट्रपिता समझा जाता था। अपने अवकाश प्राप्त जीवन में, यानी कि बहुत जब उनकी एज हो गई थी काफी ज्यादा, उस समय की बात कर रहे हैं, बचाव थोड़े ही दिन के लिए हुआ। 1907 में संघर्ष हुआ, फिर पुराने उदार दल की जीत हुई, ठीक है। पर इसमें संदेह नहीं कि राजनीतिक दृष्टि से सजग भारत की बहुसंख्य जनता तिलक और उनके समुदाय के पक्ष में थी। कांग्रेस का महत्व काफी कुछ घट गया और बंगाल में हिंसक गतिविधियां सामने आने लगी। ये हमारा आज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ये हैं हमारे कठिन शब्दार्थ। हर वीडियो के साथ मैंने आपको कठिन शब्दार्थ दिए हैं, क्वेश्चन आंसर दिए हैं। उम्मीद है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा होगा और चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। और आपने बाकी वीडियो नहीं देखे तो आप उनको भी देख लें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ये हैं इसके क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।